मैं हूं सुशांत सिन्हा। 15 से ज्यादा बार ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर करवा दिया। जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने तो जरूर दिया, साथ ही पीएम मोदी ने यहां विपक्ष को तो कुछ भले ना कहा, लेकिन सीधे ट्रंप को फोन पे खुल्ला खुल्ला सुना दिया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तुम कितना झूठ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। लेकिन फिर भी राहुल गांधी एंड टीम पूछते नहीं थकते कि मोदी यहां क्यों नहीं बोल रहे। उधर कई मोदी समर्थक चाहते थे कि इस बार पीओके लेकर ही रुकना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पूरा होते ही पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर की बात मान ली। लेकिन सिंधु जल समझौता फिर नहीं बहाल होगा, यह क्लियर कर दिया, क्योंकि उनका विजन क्लियर है कि भारत के हक का पानी है जो नेहरू के जमाने से पाकिस्तान को उठाकर दे दिया गया है, उसे अब भारत के काम में लगाना ही है। यानी मोदी भारत की अंदरूनी पॉलिटिक्स में पड़ने की बजाय, सवाल जवाब के फेर में पड़ने की बजाय जो करना है ना उसके लिए लगे हुए। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों मोदी साइलेंट मोड में इस मिशन में लगे हुए। आज एक्स्ट्रा क्लास में इसी का जवाब दूंगा, पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है। आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नई दिशा बना रही हैं। वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। एक राह है जो विचारों में बनी है, एक राह है जो राष्ट्र धर्म के गहरे संकल्पों से सधी है, एक रंग है जो चढ़ा है भारत वर्ष की धरती और आसमान में। भारत की पहचान में, भारत के तय मकाम में ये रंग है एक सपने का, विकसित भारत का। तो जब मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो क्या सिंदूर के इस पौधे को रोकते वो कोई गहरा संदेश देश के भविष्य के प्रति अपने रोड मैप को लेकर देश को देते हैं? बीजेपी दावा करती है कि मोदी ने बीते 1 दशक में भारत के 4 दशक आगे का रोड मैप तैयार किया है। देश के भीतर की राजनीति को P3 पर कस दिया है। पहला P है पर्सपेक्टिव, दूसरा P है परफॉर्मेंस और तीसरा P है प्रोग्रेस। मोदी कल्ट के इसी P3 फॉर्मूले को कमजोर करने की प्लानिंग चौतरफा है। चीन चाहता है कि मोदी डॉक्ट्रिन फेल हो जाए। ट्रंप को खटकने लगा है कि तेजी से बढ़ता भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर क्यों चल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मोदी जानते हैं कि जो करना है वो इसी दौर में करना है। भारत के लिए हर दृष्टि से ये समय ही अनुकूल समय है। बीते 100-200 साल के कालखंड को देखें तो हमने पश्चिम की दुनिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक उभार देखा।
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर स्तर पर दुनिया में पश्चिमी क्षेत्र की एक छाप रही है। इस वेस्ट सेंट्रिक कालखंड के बाद अब कहा जाता है कि 21वीं सदी ईस्ट की है, एशिया की है, पूर्व की है, भारत की है। तो आखिर वो कौन से पैरामीटर हैं जो भारत को 21वीं सदी के एक असरदार किरदार के रूप में खड़ा करते हैं? तो वो हैं दो पैरामीटर, आर्थिक और सैन्य पावर। वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत और भारतीयों को वैश्विक मंच पर शानदार पहचान देने का, एक ऐसे सांस्कृतिक गौरव से भरने का जो किसी ऑर्थोडॉक्स पिंजरे में बंद होकर दुनिया को नहीं देखता, बल्कि बदलती दुनिया को अपनी महान संस्कृति से अचंभित करता है और जोड़ता भी है। जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। शांति और सुरक्षा मोदी नीति का वो सूत्र है जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ता है। खास बात यह है कि शांति और सुरक्षा ही किसी देश की आर्थिक ताकत और समृद्धि का रास्ता खोलती है, चाहे विश्व का मंच हो या देश का। पीएम मोदी ने हमेशा भारत के इसी सांस्कृतिक सूत्र को आगे बढ़ाया। और क्या इसी सूत्र से मोदी अपने विजन 2047 को भी सिद्ध करेंगे? और जहां तक आज भारत पहुंचा है, वहां से आगे विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक क्या उसकी ये राह वाकई आसान रहने वाली है? एक होता है नेता, दूसरा होता है प्रणेता। प्रणेता हमेशा एक लकीर खींचता है और अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को वहां तक ले जाने की भरपूर कोशिश करता है। ऐसी ही कोशिश सुपर पावर बनने, विकसित बनने को लेकर भारत की, जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स के तौर पर पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी रखे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे किसने देखा है 2047 साहब, अभी की बात कीजिए। जो कांग्रेसी 100 साल अंग्रेज से लड़ने का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि 20 साल आगे की बात मत कीजिए, मोदी बरगला रहे हैं। उनकी कोशिश आज की चुनौतियों से ध्यान भटकाने की है। विकसित होना तो एक प्रक्रिया मात्र है, जो प्रक्रिया आजादी के बाद से चली आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत विकसित हो गया है? एक कहावत जो कई बार आपने सुनी होगी कि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है बॉस। हाँ, यह है कि लोग कई बार सच्चाई को स्वीकार करने की जगह उससे डर कर आंखें मूंद लेते हैं। बीते एक दशक में भारत की छलांग को लेकर भी एक बड़ा वर्ग चाहता है कि आम लोग आंखें मूंदे रहें। इस बात से कि जब मोदी के हाथ में देश की बागडोर मिली तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था भारत। इसी उपलब्धि पर कांग्रेस अपनी पीठ भी थपथपाती थी। क्या क्या ये लोग बोलते थे, आज आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज की एक्स्ट्रा क्लास में मैं एक अलग बात आपसे कहने जा रहा हूं कि मोदी क्यों कहते रहे हैं कि यही समय है सही समय। क्यों इसी समय भारत के खिलाफ चौतरफा साजिशें रची जा रही, कभी सोचा आपने? फिर चाहे सीमा पर हो या दुनिया में हो या फिर देश के भीतर। पाकिस्तान जिसकी औकात भारत के सामने क्या है आपको नहीं पता है, लेकिन उसे उकसाकर उसके आतंकी आउटफिट का इस्तेमाल करके कौन है जो भारत को युद्ध में उलझाना चाहता है और क्यों? क्या इसका कोई कनेक्शन इंडिया 2047 वाले विजन से तो नहीं है? क्या पहलगाम हमले में आतंकियों का पीड़ितों से कहना कि मोदी को जाके बता देना कोई कोड था क्या? एक गहरी साजिश का कोड वर्ड था क्या? और जब पीएम मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्या वो इसके किसी दूसरे डायमेंशन की भी बात कर रहे हैं जो इंडिया 2047 में उनके मिशन को लेकर है? मोदी के विजन 2047 का रोड मैप क्लियर है। भारत को इनोवेशन और तकनीक का ग्लोबल सेंटर बनाना, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए टिकाऊ विकास करना, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर तरक्की सुनिश्चित करना,
हर नागरिक को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं देना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना, इसके साथ ही भारत की संस्कृति, परंपरा और आधुनिक सोच को एक साथ लेकर चलना। अब हम बीते हुए कल और आज की तुलना करके आराम फरमाने वाले लोग नहीं है। अब सफलता का मापदंड सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या पाया, अब हमारा आगे का लक्ष्य है हमें कहां पहुंचना है। मोदी अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था का तीसरे या चौथे नंबर पर पहुंच जाना भर नहीं है, बल्कि इसमें सबसे अहम है भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी काफी पीछे है जापान से। जापान की तुलना में देश की आय 12 गुना कम है। दुनिया की तीसरी, पांचवी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में अभी भी काफी अंतर है। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय $56,000 सालाना है। पांचवें नंबर पर पहुंच चुके जापान की प्रति व्यक्ति आय भी $34,000 सालाना के करीब है, जबकि चौथे नंबर के पायदान पर पहुंच चुके भारत की प्रति व्यक्ति आय जापान से 12 गुना कम है, ये $2,880 के करीब है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है भारत और जापान के बीच जनसंख्या का भारी अंतर। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है, जबकि जापान की केवल 12 करोड़ 45 लाख। इतनी बड़ी जनसंख्या की वजह से भारत की जीडीपी ज्यादा लोगों में बंटती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम रहती है। 11 सालों का विकास रोड मैप पर अब विकसित भारत के लक्ष्य की ओर मुड़ चुका है। पीछे क्या किया, इसकी बजाय मोदी अब आगे के भारत के लिए क्या करना है उस पर फोकस कर रहे हैं। किसी भी तरह के युद्ध या संघर्ष में पड़ने का सीधा मतलब है विकास के लिए खर्च हो रहे पैसों का कहीं और खर्च हो जाना। एक्सपर्ट मानते हैं कि मोदी विकसित भारत के अपने टारगेट से डिगना नहीं चाहते। 2014 से आगे पीएम मोदी ने देश के लोगों को लेकर जहां सबसे ज्यादा फोकस किया वो था सोशल सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और सीमा सुरक्षा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी। 2014 से पहले और आज विकसित भारत के अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे भारत की तस्वीर भारतीयों तक पहुंचाने वाले सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेकर कितनी बदली है, इसकी तस्दीक खुद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में की है। भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। To be compared to any member of the Gandhi family. Unfortunately, nobody will compare him because he doesn't have the qualities. He doesn't have the courage. He doesn't have the conviction. He doesn't have the patriotism. He doesn't have that kind of ideological commitment to the constitution which the Gandhi family has, which the Congress party has shown. कांग्रेस के लिए कड़वा सच ये है कि विकास के आंकड़ों और ग्लोबल संस्थाओं के पैरामीटर्स पर भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बनता एक उभरता हुआ राष्ट्र है। भारत की ये तेजी आजादी के बाद शायद पहली बार दुनिया देख रही है और कईयों को भारत की ये तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था अचंभित करती है तो कईयों को उनको चुनौती देती दिखती है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद ग्लोबल मंच पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इन घटनाओं में एक बड़ी घटना रही ईरान इजराइल अमेरिका वॉर की।
वो युद्ध जो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। कुछ जानकार तो कह रहे हैं कि इस मामले में ट्रंप ने मोदी को ही कॉपी किया। भाई मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी आतंक के खिलाफ एक्शन की, वैसे ट्रंप ने बोला कि जाओ ठोक दो। फिर जब पाकिस्तान बीच में कूदा तो उसे भी जमकर धोया, ऐसा धोया कि पाकिस्तान को भारत से सीजफायर की गुहार लगानी पड़ी। ट्रंप सोच रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही किया ईरान के साथ। सीजफायर की पहल पाकिस्तान ने की, यह बात खुद वहां के रक्षा मंत्री तक मान चुके हैं और वैश्विक मंच पर एससीओ में अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हौंक दिया पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती नई है। चुनौती यह है कि दुनिया की हर बड़ी शक्ति चाहती है कि मोदी उनके साथ खड़े हो, भारत उनके साथ खड़ा हो। ऐसा नहीं हो तो लोग मुंह फुला ले रहे हैं। कभी ट्रंप मुंह फुलाते हैं, कभी चीन, कभी कोई और। ऐसा ही कुछ घर के अंदर का हाल है। कई बार लगता है कि विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि विरोध करना है, जबकि दूसरी तरफ चिरावती वाली थ्योरी का संकल्प है, जिसमें आपके पास लक्ष्य तक पहुंचने का विजन डॉक्यूमेंट है और दृढ़ संकल्प। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का डायमेंशन काफी बड़ा है, वो सैन्य अभियान भर नहीं। सिंदूर भारतीय संस्कृति का सिर्फ एक अहम हिस्सा भर नहीं है, बल्कि भारतीय जनमानस से भावनात्मक जुड़ाव रखता है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर कहीं भारत के विकसित भारत मिशन से भी जुड़ता है? देश की आधी आबादी के विकसित भारत के लक्ष्य में उनके योगदान से जुड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स में देश की महिलाओं ने बड़े अर्थतंत्र का एक जाल तैयार किया है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नई दिशा बना रही हैं। आप तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाओं की सफलता के बारे में जानेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये महिलाएं कभी खेतों में मजदूरी करती थी, रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करती। कारोबार शुरू करने के लिए 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन बिना गारंटी के दिए गए। ये लोन 50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के हैं। इस स्कीम के तहत देश भर में 68% महिलाओं ने मजदूरी छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू किया है। लेकिन चुनौतियां समय की भी हैं, स्पीड की भी और संकट की भी। जो लोग भारत की सकारात्मक दिशा में दौड़ रही अर्थव्यवस्था से बेचैन हैं, उनकी कोशिश है किसी भी तरह से इसे पटरी से उतारना। इसलिए सीमा से लेकर भीतर तक के हालात बिगाड़ने की साजिशें होती रहेंगी। ऐसे में देश को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। एक बात और है, वो ये कि विकसित भारत के लक्ष्य को तय समय सीमा से पहले फोर्स देश की तरक्की में जुटे, जिसमें विकास की रफ्तार को सुपरसोनिक करने की ताकत है। चीन ने यह 3 दशक पहले किया, यूरोप ने यह 60 के दशक में किया, लेकिन भारत तब नहीं कर पाया। वजह कई सारे हो सकते हैं। एक वजह विजन और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी बताई जाती है, लेकिन मोदी ने इसे 2014 में आते ही करेक्ट किया। याद कीजिए जरा किस तरह से 2014 के बाद योजनाओं की एक सीरीज लाई गई, जिसके सेंटर में महिलाएं थी। जनधन से मुद्रा योजना तक, जिसे खुद के कारोबार के लिए लिया गया लोन शामिल है। आंकड़े कहते हैं कि इस योजना में 68% से ज्यादा महिलाओं ने अपने कारोबार के लिए लोन लिया। 2014 से पहले क्या हालात थे, किसी से छिपा नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि इसका संबंध विकसित भारत, सुपर पावर भारत के लक्ष्य से कैसे है, वो ये देखें कि देश की ताकत आपकी जेब से है। आपकी जेब में कितना रुपया है, ये बहुत मायने रखता है। सुपर पावर बनने के लिए देश हर व्यक्ति की जेब में सालाना $12,000 से अधिक तो होना ही चाहिए। सवाल है कि अभी कितना है, तो अभी तो $2,500 के आसपास है। लेकिन ये $2,500 देखकर घबराना नहीं है। टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता भारत अपनी जेब में कैसे $12,000 से $17,000 सालाना लाएगा, इसका पूरा खाका भी खींचा जाता है। 2014 से पहले की भारतीय जनमानस की उदासीनता नई सकारात्मक ऊर्जा में बदली। धीमे विकास ने तेज रफ्तार पकड़ी और 2014 से पहले अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर पहुंचाकर तब की जो कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपाती थी, वो देश अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक सच और भी है कि जिस भारत को अगले 30 साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की भविष्यवाणी तत्कालीन वित्त मंत्री करते थे, वो मोदी राज में सिर्फ 15 सालों में पूरी होती दिख रही है।
fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. There are great things in store. There is a well-argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल। और फिर कहा था ये मेरा विजन। और विजन क्या देखते हैं? 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। तो क्या 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को भी मोदी समय से पहले पूरा कर लेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि